दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय होप एंड आयुष्मान हॉस्पिटल नागपुर। नमस्कार, महाराष्ट्र 24 के मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अमित वांद्रे। अब देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। मानकापुर पुलिस के पेट्रोलिंग दस्ते ने रविवार देर रात झिंगाबाई टाकड़े रोड पर एक्टिवा गाड़ी से संदिग्ध स्थिति में घूम रहे 2 नामजद आरोपी को एक देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा। इस मामले में पुलिस ने 23 वर्षीय आरोपी अभिषेक उर्फ लावा राम सिंह इनवती और 21 वर्षीय कुणाल उर्फ चस्सू विजय ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज कर 59,000 रुपए का माल बरामद किया है। बताया जाता है कि हुड़केशों में रहने वाले दोनों आरोपी रिकॉर्डेड है और बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से वो देसी कट्टा लेकर घूम रहे थे, लेकिन मानकापुर पुलिस की तत्परता से दोनों बदमाशों को बड़ी ही वारदात करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने दी हुई जानकारी के अनुसार रविवार देर रात 2:15 बजे अभिषेक और कुणाल उनके एक्टिवा गाड़ी से गोदनी रोड होते हुए मानकापुर की ओर जा रहे थे। तभी मानकापुर पुलिस के पेट्रोलिंग दस्ते की उन पर नजर पड़ने के बाद वे दोनों भागने लगे। पुलिस का शक घर आने के बाद झिंगाबाई टाकड़ी रोड के पूजा ज्वेलर्स के पास घेराबंदी कर दोनों को धर दबोचा गया। दोनों के पास से एक देसी कट्टा और 4 जिंदा गोलियां सहित 59,000 रुपए का माल बरामद किया गया। दोनों किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में तो नहीं थे। इस पर पुलिस की जांच जारी है। वो दोनों आरोपी रिकॉर्डेड है और वो कोराड़ी हद्दी में कहीं खाना खाने गए थे। बाद एक जन बोल रहा है हम लोग वो इसमें गए थे, ढाबे पे खाना खाने गए थे। सो अभी पीसीआर मिला है उनका, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कितने गुने दाखिल है और ये कहाँ रहते हैं, इसकी पूरी विस्तार जानकारी। कुणाल उर्फ चुस्सू विजय ठाकरे एक का नाम है, दूसरे का अभिषेक उर्फ लावा राम सिंह युवनाते और दोनों आरोपी दिघोरी हुड़केश्वर हद में रहते हैं और रिकॉर्डेड है। 10 एक के ऊपर 10 गुने दाखिल है, एक के ऊपर 4 है। दोनों क्या काम धंधा करते हैं? अभी काम धंधा तो उन्होंने बताया नहीं है। आरोपी से एक पिस्टल और 4 राउंड जब्त किए हैं। नहीं, ऐसा अभी तो कुछ नहीं बताया है। उन्होंने ऐसा बोला कि कोई ट्रक वाले से ख़रीदा है। सो आगे जब पीसीआर में उनका इन्वेस्टिगेशन होगा। कितने दिन का पीसीआर है? 2 दिन का पीसीआर मिला। इस कार्रवाई को सीनियर WPI विजय मडवधरे, इनके मार्गदर्शन में पेट्रोलिंग दस्ता प्रमुख PSI अमित मिश्रा, KP मगर, हवलदार रामेश्वर गीते, सिपाही राजेश वर्दी, हितेश फरकुंडे, प्रवीण भोयर, प्रशांत आटे, चालक अजमत शेख इन्होंने अंजाम दिया। नागपुर के एक टिकटॉकर ने अपने नाबालिग प्रेमिका को गाली गलौज कर मारपीट करने का वीडियो वायरल कर दिया, जिसके बाद नागपुर की पुलिस ने तुरंत उस टिकटॉकर को पकड़कर कई गंभीर मामले दर्ज कर दिए। इस टिकटॉकर का नाम समीर खान है, जो वीडियो में अपने प्रेमिका को गाली गलौज कर मारपीट करता दिखाई दे रहा है और उसे बेवफा बता रहा है। नागपुर की पब्लिक बोले तो तकलीफ, गड्डिया चलावा आणि टायर फटावा ये दिन के बादशाह, रात की रानी, पोट्टे चबाते, मोमिनपुरा की बिरयानी, वैसीच गरम में पैदा ही दुबकाले में हुए। क्या बोलते हैं नागपुर की पब्लिक। ये तकिया कलाम लगाकर नए नए जवानी के दहलीज पे कदम रख रहे टिकटॉकर समीर खान उर्फ समीर स्टाइलो अब हमारे बीच नहीं रहे, यानी अब वो जेल की हवा खा रहे हैं। भाई साहब को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर छुटुक पब्लिसिटी क्या मिल गई। भाई साहब खुद को सलमान खान से कम नहीं समझ रहे थे। इनको लग रहा था फॉलोअर्स कमाने के बाद ये कुछ भी कर सकते हैं। इन भाई साहब ने पहले तो नाबालिग युवती को अपनी प्रेमिका बताया और उसे बेवफा बताकर उससे पहले तो भद्दिया गाली दी, उसके बाद उसके साथ मारपीट की। उसका वीडियो भी खुद वायरल कर दिया, जो फिलहाल उसके लिए मुसीबत बन गया है। मेरी गर्लफ्रेंड है, इनने मेरे साथ करी है ना, इनने तेरी धोखा है ना, इसलिए मैंने शुरू रोका। लाइक करो, फॉलो करो। दोस्तों है, सबको बोलना चाहता हूँ, मैं समीर है ना, इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं करा, इसकी क्या क्या नहीं करा इसके लिए मैंने। इनने मेरे को दे दी धोखा किसी दूसरे के साथ, और राहुल भीम का दीवाना उसके साथ भिड़ी हुई थी। लाइक करो, फॉलो। अब ये वीडियो भी देख लीजिए, जहां अपनी कथित बेवफा प्रेमिका के दोस्त के साथ ये समीर स्टाइलो पूरी फिल्मी स्टाइल से मारपीट कर रहा है। आपने जो वीडियो देखा वो 18 जून का है, जहां अपने कथित बेवफा प्रेमिका को वो इसीलिए गाली गलौज कर रहा है क्योंकि उसने किसी और के साथ दोस्ती कर ली।
समीर ने अपने प्रेमिका को 18 जून को फोन कर कमाल चौक बुलाया, जहां उसने जबरन उसे गाड़ी पे बिठाया और यशोधरा के ईटा भट्टी के परिसर में ले गया, जहां उसके साथ समीर स्टाइलो ने जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और उसे मारपीट कर रहा था। परिसर के 3 महिलाओं ने उस युवती को समीर खान के चंगुल से छुड़ाया। घटना के 14-15 दिन के बाद समीर ने अपनी बहादुरी का यह वीडियो खुद ही वायरल कर दिया और उसके तुरंत बाद नागपुर क्राइम ब्रांच ने उसे पकड़ लिया और गंभीर मामले उस पर दर्ज कर दिए। युवती से पूछताछ में दुष्कर्म करने की बात सामने आई है, जिसके बाद पांचपाली पुलिस ने 376, 363 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया है। और पुलिस सूत्रों के अनुसार ये भी पता चला है कि पुलिस ने उसकी अच्छी खासी तरीके से खातिरदारी की है। ट्विटर सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ आला होता, त्याला नागपूर पोलिसांना टॅग केलेलं होतं। तो सोशल मीडिया सेल सायबर पेट्रोलिंगद्वारे ते आपल्याकडे आला आणि तो जो एक गुन्हेगार होता ज्याने एका मुलीला गाडीवर बसवून घेऊन जात होता आणि धमकी देत होता त्याला। तर अशी ती व्हिडिओ क्लिप होती। त्यानंतर त्याचा शोध घेतला क्राइम ब्रांच युनिट 3 द्वारे आणि त्यांनी त्या आरोपीला आणलं, त्या पीडित मुलीला आणलं। त्यानंतर असं कळालं की ती मुलगी आहे, अल्पवयीन मुलगी होती आणि तो तिच्यावर अत्याचार करत होता। त्वरित तिची फिर्याद घेऊन गुन्हा दाखल झालेला आहे पाचपावलीला आणि त्या आरोपीला पण त्वरित अरेस्ट केलेला है। अभी वो कस्टडी में है, उसका इंट्रोगेशन चल रहा है पाचपावली पुलिस थाने कर रहे। आगे की जानकारी आ जाएगी फिर। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खुबरागढ़ के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। जोरीपटका थाना के नारा भीमचौक इलाके में सोमवार दिन दहाड़े 2 मोटरसाइकिल पर आए 4 बदमाशों ने एक सराफा व्यवसायी को बंधक बनाकर उसकी ज्वेलर की दुकान लूट डाली। 35 साल के सराफा व्यवसायी आशीष रविंद्र नावरे, इनकी भीमचौक में अवनी ज्वेलर्स नाम की दुकान है। मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए बदमाशों ने बंदूक और धारदार हथियार के साथ दोपहर 2:30 से 3 बजे के दौरान लूटपाट की। इस घटना में बदमाशों ने 7 तोला सोना, 700 ग्राम चांदी सहित 4 लाख नकदी लूटने की बात सामने है। घटना के बाद आला अधिकारी ने वारदात की जगह पहुंचकर जानकारी ली। मिली हुई जानकारी के अनुसार सोमवार को दोपहर 2:30 से 3 बजे सराफा आशीष नावरे उनकी अवनी ज्वेलर्स दुकान में अकेले थे। तभी 2 मोटरसाइकिल पर मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए 4 बदमाश उनके दुकान पर पहुंचे। एक सहयोगी को बाहर ठहरा तो 3 बदमाशों ने दुकान जाकर आशीष पर बंदूक तान ली। इसके बाद एक ने शटर बंद किया तो दूसरे ने आशीष से हाथापाई करनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद लूटेरों ने आशीष का मुंह बंद करने के लिए उसके मुंह पर पट्टी चिपका के आवाज बंद कर दी। इसके बाद 7 तोला सोना, 700 ग्राम चांदी सहित 4 लाख नकदी लूटकर बदमाश वहां से फरार हो गए। यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद है। सूत्रों की जानकारी के अनुसार चोरी करने वाले में से एक आरोपी यह गत शनिवार अपने पत्नी के साथ आशीष के दुकान पर आया था और उसी ने अपने सहयोगियों के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। वारदात के बाद आला अधिकारी और जोरीपटका पुलिस के दस्ते ने घटना की जांच शुरू कर दी। बताया जाता है कि लूटपाट करने वालों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। खाली पाडून त्याला बांधून ठेवलं आणि जेवढं काही त्याच्यामध्ये ज्वेलरीचं सामान होतं, गोल्ड आणि सिल्वरचे ऑर्नामेंट्स हे सर्व काढून घेतलेले आहेत आणि सोबतच तिथे जवळपास 4 लाखाची कॅश होती असं त्यांचं म्हणणं आहे। ती पण घेऊन गेले अशी प्राथमिक रिपोर्ट आहे। तर ह्यामध्ये असं आढळून येते की हे एकूण 4 लोक होते, ते नंतर 2 मोटरसायकलवर निघून गेलेले आहेत। त्याच्यासाठी आम्ही आता सर्व आपले पोलीस स्टेशनचे सर्व टीम्स आणि क्राईम ब्रांचचे टीम्स हे काम करत आहेत। सदर ह्या व्यक्तींचे फोटोज त्याच्यामध्ये आलेले आहेत आणि ते लीड म्हणून आम्ही त्या आधारे आता तपास करू। बंदूक दाखवलेली आहे त्याला आणि ओव्हरपॉवर करून त्याला बांधून ठेवलं होतं, मारहाण करून बांधलेलं आणि एकच व्यक्ती होता दुकानात, त्यामुळे त्याला काही करता आलं नाही आणि शटर बंद केल्यामुळे आजूबाजूच्या लोकांना काही समजून आलं नाही। इसी के साथ पुलिस दस्ता तैयार कर आगे की जांच की जा रही है। नशे में फंसे युवा न केवल अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं बल्कि अपने परिवार की उम्मीद को भी धूमिल कर रहे हैं। अच्छे खिलाड़ी व सेहतमंद युवा भी कई बार नशे की लत की वजह से अपना शरीर और अपनी मान मर्यादा के साथ प्रतिष्ठा खो बैठते हैं। ऐसा ही कुछ एक मामला नागपुर लोहमार्ग पुलिस थाना क्षेत्र में सामने आया है। मेकोसा बाग में रहने वाले 20 साल के उभरते फुटबॉलर खिलाड़ी पियांशु उर्फ बाबू रवि छेत्री ने अपने शौक के खातिर चोरी करने का सहारा लिया। खास बात यह है कि पियांशु विख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ झुंड फिल्म में अभिनय कर चुका है।
है। प्रियांशु ने अपने साथी शुभम और सत्येंद्र के साथ मिलकर चलती ट्रेन में यात्रियों के 11 मोबाइल चोरी करने का कारनामा किया। जीआरपी पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लिया है। मिली हुई जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले आउटर के हिस्से में ट्रेन की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। ऐसे ही मौकों पर यात्री गेट के पास खड़े रहकर मोबाइल पर बात करते रहते हैं। इसी का फायदा लेकर प्रियांशु और उसके सहयोगी लकड़ी से यात्रियों के मोबाइल नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद मोबाइल उठाकर आरोपी भाग जाते थे। पुलिस ने प्रियांशु और उसके सहयोगियों से 11 मोबाइल जब्त किए हैं। मेरे पास जो मामला अपराध दाखिल हुआ है वो है 2014 और 21, वो है 379। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर बुकिंग ऑफिस में जो बुकिंग करने के लिए आते हैं उनका मतलब उनके पीछे खड़े रहने का और उनके पर्स का फ़ायदा लेकर उसमें से निकालने का, ऐसा करते करते उन्होंने पहले तो हम लोगों के पास 14 मोबाइल हम लोगों ने रिकवर कर लिए उनसे। उसके बाद हमने फिर 3 मोबाइल रिकवर कर लिए उनसे। तो ये लोग चोर है तो जवान तरुण लोग हैं, लेकिन चोरी करती है, ये लोग चोरी करते हैं। तो इसके बाबत मैं तो बोलूँगा नहीं, लेकिन आपको बताता हूँ कि ये लोग चोरी करते हैं और आपके पास उनके फ़ोटो भी है। इसके ऊपर आउटर पे उनके ऊपर आउटर पर ट्रेन स्लो हो जाती है वहाँ पर। तो वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि कहीं लोग आते हैं कि ट्रेन स्लो हो गई या रुक गई, तो कहीं लोग आते हैं, बाहर आते हैं और दरवाजे के ऊपर खड़े रहते हैं और वहाँ पर मोबाइल के ऊपर बोलते रहते हैं। और इनकी मोड़स ये है कि उसके ऊपर उनके पास डंडी रहती है, वो डंडी से मारते हैं और मोबाइल नीचे गिराते हैं और नीचे गिराने के बाद लेके भाग जाते हैं वो। दूसरी बात यह है कि ट्रेन में कोच में बैठे हुए भी लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रेंज नहीं आता, तो खिड़की से हाथ बाहर निकाल के बात करते रहते हैं। वहाँ पर भी ये लोग डंडा मार के मोबाइल गिराते और लेके जाते हैं। इनको हमने एक को पकड़ा, फिर दूसरे को पकड़ा, फिर तीसरे को पकड़ा और अभी मुझे फिर आगे लोगों को पकड़ना है। सर तीनों आरोपी के नाम बताइए। और ये क्या नाम बताता हूँ मैं। अभी 3 लोग तो मैंने पकड़े। प्रियांशु उर्फ बाबू रति एगी, दूसरा है शुभम उर्फ डम नरेश जांबुलकर और शैलेंद्र उर्फ लंबपुरम यादव। शुभम ने मुझे, प्रियांशु ने बताया कि मैं अमिताभ के क्लब से फुटबॉल खेलता हूँ और मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ। तो मुझे वहाँ पर बहुत गुस्सा आया। झूठ मूवी में उन्होंने काम किया, ऐसे मुझे बताया। उन्होंने किया या नहीं किया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसने बताया कि मैं अमिताभ के झूठ मूवी में मैंने काम किया है और फुटबॉल भी खेलता है। तब मुझे दिमाग में आया कि साला हरामखोर कि फुटबॉल भी खेलता है, फिल्म में भी काम करता है, हरामखोर चोरी भी करता है। नागपुर पुलिस प्रशासन की ओर से आज अलंकार सभागृह में भरोसा शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें महिलाओं को समस्या को सुना गया। इस शिविर में नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने भी शिरकत की, जहां उन्होंने कहा कि वह महिलाओं को जल्द न्याय दिलाने के लिए भरोसा सेल को और मजबूत करेंगे। भरोसा सेल में बहुत सी समस्याओं को सुना गया, जिसमें ज़्यादातर मामले शराबी पति द्वारा मारपीट किए जाने की और सास द्वारा परेशान किए जाने की थी। नागपुर पुलिस प्रशासन की ओर से आज अलंकार सभागृह में भरोसा शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें महिलाओं की समस्याओं को सुना गया। भरोसा सेल में बहुत सी समस्याएं सामने आई, जिसमें ज्यादा मामले शराबी पतियों द्वारा मारपीट किए जाने साथ ही परेशान करने के सामने आए। आपको बता दें कि नागपुर में अवैध शराब बेचने के कई ठेके हैं, जो ज्यादातर आपराधिक तत्व की महिलाएं चलाती है। बहरहाल पुलिस आयुक्त ने भरोसा सेल को मजबूत करने की बात की है, तो वही भरोसा सेल द्वारा तारीख पे तारीख दी जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में स्टाफ की कमी तो है ही, साथ ही काउंसलर व्यक्ति की भी कमी होने की बात उन्होंने कही। जो जहाँ पे ऐसा हो रहा है उसके ऊपर कार्रवाई करनी
बहुत ज़रूरी है, एक प्राथमिकता है। इसको इसलिए ये आज मुहिम ली गई है। काफ़ी लोगों का समाधान हुआ है और हम आगे भरोसा सेल को और भी ज़्यादा कार्यान्वित करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। कुछ मिसमैच ज़रूर है, तकरार की संख्या ज़्यादा है, स्टाफ मतलब पुलिस की स्टाफ एक विषय है, परंतु प्रोफेशनल काउंसलर्स की भी इशू है। प्रोफेशनल काउंसलर्स की भी एक सीमित नंबर्स है, उसको ध्यान में रख के कैसे जल्दी से जल्दी तकरार निवारण हो सके उसके लिए उपाय योजना की जा रही है। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि मार्च के पहले की कोई भी तकरार हमारे पास प्रलंबित नहीं है आज के डेट में, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा डिले है ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ मैटर्स हैं जिसमें एकदम युद्ध पातरी पे कार्रवाई अपेक्षित है, रहती है, ताकि लड़की जो महिला है उसको कुछ ज़्यादा हिंसा नहीं हो या कुछ स्थिति नियंत्रण के बाहर नहीं जाए। उस प्रकार के मैटर्स भी हमने देखे हैं। हमने अपने सेल के साथ पहले भी मीटिंग हुई है, आगे भी हम मीटिंग लेकर के उनको और ज़्यादा क्रियाशील कैसे करते आएगा उसके लिए हम उपाय योजना करेंगे। देखिए, पहली प्राथमिकता तो ज़रूर ये है कि फैमिली सेव होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए। लेकिन कुछ मैटर्स में ऐसा है जो पहले ही दिख जाता है कि इसमें कॉम्प्रोमाइज़ संभव ही नहीं है। अगर कॉम्प्रोमाइज़ संभव ही नहीं है और स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है तो वो स्थिति और ज़्यादा नहीं बिगड़ के गुनाह का स्वरूप नहीं हो, ये हमारी प्राथमिकता रहती है। ये हर केस अलग रहता है, हर केस में हर फैमिली की अलग अलग कहानी है, उसको बहुत ही संयम के साथ और सभी स्थिति देख के कार्रवाई की जाती है। आज एक बात ज़रूर नज़र आई कि कुछ लोगों में दारू की एडिक्शन के वजह से फैमिलीज़ में इशू आ रहे हैं। हमने ये निर्णय लिया है कि जिसमें भी ये इशू है वो लोगों को आइडेंटिफाई करके हम अपने तरफ से डी एडिक्शन कैंप्स में इन तरह के लोगों को भेजेंगे। हमें विश्वास है कि शायद वो अगर डी एडिक्ट हो जाएं तो ज़रूर शायद फैमिली बचने में मदद मिले। बहरहाल भरोसा सेल जैसे शिविरों से महिलाओं की समस्याओं को जल्द सुलझाने की कोशिश नागपुर पुलिस कर रही है, मगर जरूरत है जल्द महिलाओं को न्याय देने की। आशा है नागपुर पुलिस विभाग इस पर जल्द ही कोई निर्णय करेगा। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए दिलेश हजारे के साथ रितेश बोरकर और प्रकाश शुक्लवार की न्यूज नागपुर। बढ़ती महंगाई और लगातार बढ़ रहे पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दामों के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस ने सोमवार को नागपुर के 6 विधानसभाओं में विरोध प्रदर्शन दर्शाया, जहां कहा गया है कि बढ़ती महंगाई के मार से जनता बेहाल है, जिसे कम किया जाए, ऐसी मांग आंदोलन में की गई। आंदोलनकारियों से बात की है महाराष्ट्र टीवी 24 ने। लगातार बढ़ते पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दामों के ऊपर आज राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है नागपुर के कमाल चौक पर आंदोलन करते नजर आ रही है, जहां पर लगातार जो है केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी किए जा रहे हैं। गैस सिलेंडर सामने रखे गए हैं और ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि ये गैस सिलेंडर है सामान्य लोगों के पहुंच से बाहर जा रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए शहर अध्यक्ष है दिनेश, उनसे बात करते हैं। क्या बताएंगे सर, केंद्र सरकार जो है लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही है, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा रही है, आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहोगे? पूरे जग से, पूरे यानी वर्ल्ड में जो भाव है उसमें भी अपने देश में पूरा सबसे ज़्यादा पेट्रोल डीजल गैस के भाव है, और उसमें भी पूरे देश में अपने उसमें नागपुर में सबसे ज़्यादा भाव है। आज 114 रुपये 50 पैसे लीटर डीजल हो गया, 850-900 रुपये पेट्रोल हो गया, डीजल 100 रुपये हो गया, आज 900 रुपये सिलेंडर हो गया। आज ये जनता क्या खाएगी, क्या करेगी? आज इसके पहले उज्ज्वला गैस कनेक्शन दे रहे, 3 करोड़ दिए, 7 करोड़ दिए, ऐसा बोल के सिलेंडर बांटे, और वो सिलेंडर बांटने के बाद में उसी से वो रिफिलिंग के पैसे इस तरीके से ज़्यादा लेके आज जो यहाँ की इंडियन ऑयल कंपनी होगी, ब्रिटिश का BP होगी और HP होगी, इस सारी कंपनियों को जो फायदा पहुंचाने का काम ये केंद्र शासन कर रही है, इसके विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सारे पदाधिकारी पूरे नागपुर शहर में ये आंदोलन कर रही है, निर्देशन कर रही है, लोगों को जगाने का काम कर रही है, ताकि इस वजह से डीजल, पेट्रोल, गैस के वजह से बाकी सारी चीज़ों के ऊपर जो इफेक्ट पड़ा हुआ है, अनाज पे पड़ा हुआ है, सब्जियों पे पड़ा हुआ है, बाकी घरगुती जो सारे मामले हैं, सांसारिक जो लगने वाली जो सारी चीज़ें हैं, उनके ऊपर जो तकलीफें आई है, ये सिर्फ केंद्र शासन के नियोजन नहीं होने की वजह से आई हुई है। इसका प्रदर्शन आज हम हर चौक में पूरे नागपुर के 6 विधानसभा में करने जा रहे हैं। उसमें पूरे राष्ट्रवादी के, कांग्रेस के पूरे पदाधिकारी, सारे नेता ये निर्देश आंदोलन कर रहे हैं, और इसके बाद में भव्य आंदोलन और किया जाएगा, ताकि इस जनता ने दिया हुआ जो वोट है, वो वोट के बदले महंगाई जो इन्होंने ये सरकार ने दी है, इसका बदला आने वाले समय में लिया जाएगा। सरकार ये कह रही है कि देश निर्माण हो रहा है, देश के निर्माण के लिए लोग थोड़ा सहयोग कर रहे हैं,
देश निर्माण हो रहा है ये किसको लग रहा है? आज आम जनता को जाके पूछ लीजिए उसके घर में चूल्हा कैसे जल रहा है। आज के 20 साल पहले जो स्थिति थी लकड़े पे चूल्हे पे खाना बनाने की, वो स्थिति पे आज आ गई है। कोविड में सब लोगों के काम चले गए हैं, किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं है, और उसके बाद में निर्माण देश का क्या होगा? निर्माण होगा, रोड रास्ते से निर्माण हुआ वो हो गया क्या? लेकिन आज आम जनता को रोजगार नहीं है, किसी बच्चों को अपन अच्छा एजुकेशन दे नहीं पा रहे, तो इससे निर्माण किस चीज़ का हो रहा है? कौन सा निर्माण हो रहा है? और ये निर्माण किस काम का है? निर्माण होना चाहिए तो अगर बेरोजगारों को, गरीबों को अगर उनको हाथ को काम मिले, उनको घर पे चूल्हा उनका जले, वो चूल्हा जलाने का काम भी उन्होंने बंद करा दिया। वो गैस सिलेंडर के महंगाई करा के ये सारी तकलीफें खड़ी कर दी। पेट्रोल के ऊपर जो है फिलहाल रेट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार भी जो है अपना टैक्स कम नहीं कर रही है। राज्य सरकार भी जो है राहत देने की काम नहीं कर रही है। केंद्र सरकार भले ही जो वैट ले रही हो, लेकिन राज्य सरकार भी अब दे सकती है, ऐसा भी आरोप किया जा रहा है। देखिए, ये सारा काम केंद्र शासन का है, और ये पेट्रोल डीजल गैस के जो भाव होते हैं ये वर्ल्ड वाइज होते हैं। ये डॉलर के बेस पे, डॉलर जिस प्रकार से चलता है उस पे चलते हैं। क्रूड ऑयल का भाव पूरे वर्ल्ड में कम है। वो क्रूड ऑयल का भाव कम होने के बावजूद भी अपने देश में ये नया निर्माण करने के चक्कर में, देश निर्माण करने के चक्कर में इन्होंने जो भाव बढ़ाया है ये गलत तरीके से है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र को जीएसटी के पैसे नहीं मिलना, आज ये टैक्स तो लगाना ही पड़ेगा ना। सरकार को स्टेट गवर्नमेंट कैसे चलेगी? स्टेट गवर्नमेंट में भी आज कोविड के पोजीशन में 1.5 साल से सरकार शब्द है, बिजनेस सबके बंद पड़े हुए, पैसे कहाँ से आएंगे? इनको तो टैक्स लगाना ही पड़ेगा। लेकिन जो बाप है, बाप केंद्र है, वो केंद्र बाप अगर ध्यान नहीं देगा तो बच्चे क्या करेंगे? माझं नाव ज्योती लिंगायत, नागपूर शहर उपाध्यक्ष आहे मी। आणि केंद्र सरकारला सांगावंसं वाटतं की आज आम्ही सिलेंडरचं जे तुम्ही भाव वाढवलेला आहे, डोळ्यात पाणी आलेलं आहे, आणि जे आधीचे दिवस होते ते दिवस पुन्हा आलेले आहे। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आहे, ऐकता ऐकता 52 वर्षाचं झालं, पण अच्छे दिवस काही येत नाही। आणि आधी जे चुलीवर स्वयंपाक करावं लागत होतं तेच दिवस आता चुलीवर स्वयंपाक, आणि कोरोना काळामध्ये जी परिस्थिती आली आहे, रोजगार गेलेले आहेत आणि पेट्रोल वाढ, गॅस वाढ, त्यामुळे आमच्यासारख्या महिला किंवा ज्या घरगुती महिला आहेत त्यांना खूप म्हणजे अडचण आलेली आहे। सिलेंडर 900 रुपयाचं घ्यावं की किराणा घ्यावं किंवा तेल वगैरे घ्यावं की तेल महाग झालंय, सिलेंडर महाग झालंय, भाजीपाला महाग झालाय, मग जीवनाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा? म्हणून केंद्र सरकारने आता तरी जागे व्हा आणि लोकांना समजून घ्या, नाहीतर उद्या येणारा काळ तुम्हाला खूप महागात पडेल। कारण लोकांचे डोळे उघडायला लागलेले आहेत आता। सिलेंडर 900 रुपयाचा, 500 रुपयाचा सिलेंडर कुठे आणि 900 रुपयाचा कुठे? आज हातमजूरवाले लोक आहेत, हातमजूर करणारे माझे बंधू भगिनी आहेत, त्यांचे कोरोनामुळे हाल झालेले आहेत, कोरोनामुळे त्यांचा बेरोजगार झालेले आहेत, त्यांना धंदा नाही आहे, त्यांचे व्यवसाय आहे, आणि तुम्ही एवढं सिलेंडरचे भाव वाढवलेले आहेत। राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है वो फिलहाल नागपुर में जो है आंदोलन कर रही है। अगर गैस और सिलेंडर के दाम नहीं कम होते तो आने वाले दिन में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा, ऐसा इशारा दिया है। कैमरा पर्सन अनिल कोतड़े के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर। सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा करने के आरोप में 12 बीजेपी विधायक 1 वर्ष के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। ये विधायक ओबीसी आरक्षण के समर्थन में हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद सभागृह स्थगित होने के बाद भास्कर जाधव अपने कक्ष में गए, जहां सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष में हंगामा हुआ और मामला बिगड़ गया, जिसके बाद अध्यक्ष ने पूरे मामले को सभागृह के सामने रखा। निलंबन किए गए विधायकों में संजय कुटे, आशीष शेलार, योगेश सागर, गिरीश महाजन, हरीश पिंपले, अतुल भातखड़कर, अभिमन्यु पवार, बंटी बांगड़िया और नारायण कुचे का नाम शामिल है। अध्यक्ष महोदय 2 मिनिटं, अध्यक्ष महोदय विरोधी पक्ष नेत्यांना बोलू द्या। 2 मिनिटं नाही बोलू द्या, मंत्री महोदय बोलू द्या। अध्यक्ष महोदय बोलूया। आपण जी वस्तुस्थिती या ठिकाणी सांगितली त्यात हे देखील सांगितलं पाहिजे अध्यक्ष महोदय की त्या ठिकाणी काही शिवसेनेचे आमदारही आले होते, आपल्याशी धक्काबुक्की नाही झाली, ते शिवसेनेचे आमदार आणि इकडचे 2-3 आमदार यांची बाचाबाची झाली, आणि त्यावेळेस मी स्वतः पूर्ण सगळ्या लोकांना बाहेर काढलं, मी स्वतः काढलं त्या ठिकाणी बाहेर, आपल्याशी नाही झाली। हा आपल्याशी अध्यक्ष 2 मिनिटं हे शांतपणे ऐकूया, बोलू द्या त्यांना, अगदी बोलू द्या। अध्यक्ष महोदय, हे जरूर आहे की आम्ही सगळे रागात होतो, तिथे बाचाबाची झाली, त्यानंतर आपण एकमेकाच्या गळे भेटलो, सगळे भेटले, तुम्ही भेटले, आशिष शेलार भेटले, एकमेकाच्या गळे भेटले, आणि त्याच्यानंतर अध्यक्ष महोदय अशा प्रकारचा प्रस्ताव जर या ठिकाणी येत असेल, कोणता प्रस्ताव जो मांडतायत लक्षातच येतोय ना, कुठला प्रस्ताव मांडतायत तो लक्षातच येतो आमच्या।
असं आहे की तुमच्याकडे मेजॉरिटी आहे, तुम्ही प्रस्ताव नक्की मंजूर करून घ्याल काय. आणि मी हेही सांगतो, हे खरं आहे की त्या ठिकाणी एक दोन लोकांचे शब्द चांगले नव्हते आणि त्या क्षणी त्या ठिकाणी तुमची माफी मागितली गेली. त्या क्षणी तुमची माफी मागितली गेली. अध्यक्ष महोदय, हे देखील रेकॉर्डवर आलं पाहिजे, हे रेकॉर्डवर आलं पाहिजे की त्या क्षणी तुमची माफी मागण्यात आली. 3-3 वेळा तुमची माफी मागितली. पण अध्यक्ष महोदय, त्याच्याकरता जर काही लोक ठरवून विरोधकांची संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न करत असतील तर हे योग्य होणार नाही, हे लोकशाहीत योग्य होणार नाही. अध्यक्ष महोदय, आपला मान आहे आणि अध्यक्ष म्हणून नाही. प्लीज 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 गांभीर्य, प्रस्तावाचं गांभीर्य तसंच राहू द्या, काही अडचण येणार नाही. प्लीज केवळ अध्यक्ष म्हणून नाही, भास्करराव जाधव म्हणूनही आपला सन्मान आहे. भास्करराव जाधव म्हणूनही आपला सन्मान आहे. आणि आपणही असा हा प्रॉब्लेम आहे इथे. त्यामुळे मला असं वाटतं या संदर्भात खरं म्हणजे आपण मोठ्या मनाने विरोधकांना बोलवलं पाहिजे, आमच्याशी चर्चा केली पाहिजे आणि त्यानंतर आपल्याला जर काही कारवाई करायची असेल तर केली पाहिजे. अन्यथा म्हणजे कोणी वासरू मारलं म्हणून दुसरा गाय मारेल अशा प्रकारची अवस्था जर या ठिकाणी होणार असेल तर हे लोकशाहीला योग्य नाही. जी घटना घडली आहे ती त्या ठिकाणी दोन्ही बाजूचे आमदार एकमेकाला भिडले आणि ते भिडू नाही दिलं. आपण त्यांना मागे केलं. मी विरोधी पक्षनेता, पण मी स्वतः असं पूर्ण दोन्ही हे करून सगळ्यांना आमच्या सभासदांना पूर्ण मागे नेलं आणि तिथे भांडण होऊ दिलेलं नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं माननीय अध्यक्ष महोदय, अशा प्रकारचा प्रस्ताव आणणं हे काही योग्य होणार नाही. आपण आम्हाला चर्चेला बोलावलं पाहिजे आणि चर्चेतनं मार्ग काढला पाहिजे. असं आहे की याच्यामध्ये एक गोष्ट रेकॉर्डवर आणणं गरजेचं आहे, जे विरोधी पक्ष मी आणतो. मी मगाशीच म्हटलं की मी देवेंद्र फडणवीसना सांगत होतो की आवरा, ते म्हणले मी आवरणार नाही. मी पण तुमच्यावर रागवलेलो आहे, हे मी मगाशी बोललो, त्या मताशी मी ठाम आहे. वाक्याशी अजिबात मागे मी जाणार नाही. एक, ज्या वेळेला सभागृहातनं जवळजवळ भारतीय जनता पार्टीचं जे काही त्यांना करायचं होतं आतमध्ये ते सगळं बरंचसं काही करून झाल्यानंतर मी हटत नाही हे बघितलं. त्यावेळेला बरेचसे आमदार गेल्यानंतर शिवसेनेचे एक आमदार त्या सभागृहात आली, ही गोष्ट खरी आहे, मी नाकारणार नाही. आणि मी सांगतोय की सीसीटीव्ही मध्ये सगळं दिसेल. एक, आणि माझी माफी फक्त आणि फक्त आशिष शेलारनी 2-2, 4-4 वेळा मागितली. पण कधी मागितली? जे आशिष शेलार बाहेरून आले, माझे अतिशय मित्र, आम्ही कोकणातले एकत्र, मला अरे तुरे करीत इतकं माझ्या अंगावर तुटून पडले, इतके तुटून पडले. आणि मग मी एक शब्द खोटा बोलणार नाही. मी सांगितलेलं आहे त्या सीसीटीव्ही मध्ये जे दिसेल, तुम्हाला जी शिक्षा होईल ती मला शिक्षा होईल. आणि म्हणून त्याच्यानंतर आशिष शेलारनी भास्करराव जाऊ द्या ना म्हणजे लात लावायची आणि नंतर स्वारी म्हणायचं, हे काय तितकंसं योग्य नाही. आणि हा वैयक्तिक भास्कररावचा प्रश्न नाही, तर हा पीठासन अधिकाऱ्याचा प्रश्न आहे. एक, आणि मगाशी देवेंद्र फडणवीस म्हटल्याप्रमाणे इथून बाहेर गेल्यानंतर मी त्यांना मिठी मारणारच आहे, संसदीय कार्यमंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने असा ठराव मांडतो की दिनांक 5 जुलै 2021 रोजी सभागृहाचे कामकाज सुरू असताना सन्माननीय विधानसभा सदस्य सर्वश्री डॉक्टर संजय कुटे, ॲडव्होकेट आशिष शेलार, श्री अभिमन्यू पवार, श्री गिरीश महाजन, श्री अतुल भातखळकर, ॲडव्होकेट पराग गळवणी, श्री हरीश पिंपळे, श्री राम सातपुते, श्री जयकुमार रावत, श्री योगेश सागर, श्री नारायण कुचे, श्री कीर्तिकुमार उर्फ बंटी बागडिया यांनी सभागृहात गैरवर्तन केले. सभागृहात पीठासीन अधिकाऱ्यांना उद्देशून अर्वाच्या भाषेत संभाषण केले, माईक व राजदंड उचलण्याचा प्रयत्न केला. वारंवार सूचना देऊनही सभागृह तहकूब झाल्यानंतर सुद्धा माननीय अध्यक्षांच्या दालनात पुन्हा एकदा सर्व सदस्यांनी गैरवर्तन केले आणि तालिका पीठासीन अधिकाऱ्यांना शिवीगाळ व धक्काबुक्की केली. सभागृहाची प्रतिष्ठा मलिन करणारे अत्यंत अशोभनीय व बेशिस्त गैरवर्तन केल्यामुळे ही विधानसभा ठराव करीत आहे की डॉक्टर संजय कुटे, ॲडव्होकेट आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, ॲडव्होकेट पराग गळवणी, श्री हरीश पिंपळे, श्री राम सातपुते, श्री जयकुमार रावत, श्री योगेश सागर, श्री नारायण कुचे, श्री कीर्तिकुमार उर्फ बंटी बागडिया यांचे सदस्यत्व 1 वर्षाकरता निलंबित करण्यात यावे. तसेच निलंबनाच्या कालावधीत त्यांना मुंबई व नागपूर येथील विधान भवनाच्या सीमेत येण्यास बंदी घालण्यात यावी.
अध्यक्ष. आता मी सभागृहापुढे ठराव मतास टाकतो. अनुकूल असतील त्यांनी होय म्हणावे, प्रतिकूल असतील त्यांनी नाही म्हणावे. होयचे बहुमत आहे. ठराव संमत झाला. महोदय, अध्यक्ष महोदय, पुढचं कामकाज द्या. पुढचं कामकाज अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, या ठिकाणी जो ठराव एकतर्फी मंजूर करण्यात आलेला आहे, लोकशाहीचा खून करण्यात आलेला आहे. विरोधी पक्षाला अध्यक्ष महोदय जाणीवपूर्वक विरोधी पक्षाचा नंबर कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. आम्ही सातत्याने सरकारवर हल्ला करतो, त्यामुळे आमचा नंबर कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. अध्यक्ष महोदय, आम्ही अशा प्रकारे या मुस्कटदाबीला सहन करणार नाही. आम्ही कामकाजावर या ठिकाणी बहिष्कार टाकतो. अध्यक्ष महोदय, हे एकतर्फी कामकाज आहे, हे मोगलाईचं कामकाज आहे. अध्यक्ष महोदय, मोगलाईचं कामकाज आहे. असं कामकाज आम्ही सहन करणार नाही. आम्ही या ठिकाणी बहिष्कार टाकतोय. अध्यक्ष महोदय. नेक्स्ट. नागपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर कई लोगों को लाखों रुपए की ठगी करने वाला आरोपी सतीश बघेल को यशोधरा पुलिस ने पारडी से आखिरकार गिरफ्तार कर लिया. सतीश बघेल खुलेआम नागपुर पुलिस को चुनौती दे रहा था. वही फिरियादियों को नागपुर की पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती ऐसी धमकियां दे रहा था, जिसके बाद यशोधरा पुलिस ने सतीश बघेल को गिरफ्तार कर लिया. आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा यह शख्स यशोधरा नगर के लिए मोस्ट वांटेड अपराधी था, जो लगातार नागपुर की पुलिस को ललकार रहा था. इस अपराधी का नाम सतीश बघेल है, जिसने कई लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की. और तो और यह आरोपी सतीश बघेल फिरियादियों को धमका रहा था कि नागपुर की पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती. जिसके बाद रविवार शाम यशोधरा नगर पुलिस ने सतीश बघेल को गिरफ्तार किया. आपको बता दें कि आरोपी सतीश बघेल पर कई लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है. वही सतीश बघेल पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें तड़ीपार का मामला भी दर्ज है. तड़ीपार का मामला दर्ज होने के बावजूद सतीश बघेल यशोधरा नगर में ही रहता था, क्योंकि इस पर स्थानिक पुलिस की मेहरबानी थी. रविवार शाम सतीश बघेल पारडी स्थित शेरे पंजाब होटल और बार में छुप कर बैठा था, जिसकी गुप्त जानकारी पुलिस को मिलने के बाद जाल बिछाकर उसे पकड़ने यशोधरा नगर पुलिस वहां पहुंची, जहां पुलिस को देखकर सतीश बघेल भागने लगा, जहां उसका पीछा कर पुलिस ने उसे पकड़ लिया. यशोधरा नगर पुलिस को सतीश के 2 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है. आपको बता दें कि सतीश बघेल लोगों को ठगने का फुल प्रूफ प्लान बनाता था. सतीश बघेल पहले गरीब भोली भाली जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिलाने के नाम पर उसका विश्वास जीतता था. उसके बाद उसने पैसे मांगना, पैसे देने समय बकायदा पैसे लेते वक्त वीडियो भी बनाया करता था, ताकि लोगों को उस पर विश्वास हो जाए कि वह पैसे लेकर नहीं भागेगा. लोग उस पर विश्वास कर लेते थे, जिसके बाद सतीश ने पहले तो लोगों का विश्वास जीता, फिर लोगों से पैसे लेकर रफू चक्कर हो गया. बहरहाल यशोधरा नगर और नागपुर पुलिस को ललकारने वाला सतीश बघेल फिलहाल पुलिस के हत्थे चढ़ा है. कैमरा पर्सन दिलेश के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र टीवी 24. मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. आप देखते रहिए महाराष्ट्र 24. नमस्कार. दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय शिव शंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक.